यस नहीं, कंटिन्यू करा। ओके ओके। कल हमने निर्बीज समाधि क्या है इसकी पहचान कर ली थी। आज हम जो थर्ड चैप्टर है विभूतिपाद, उसके बारे में हमारे सिलेबस के अनुसार एक एक पॉइंट देखने वाले हैं। अभी ये जो थर्ड चैप्टर है पतंजलि का विभूतिपाद, उसमें सब चमत्कार बताए जो सामान्य लोग को चमत्कार लगते हैं, लेकिन वो चमत्कार नहीं है, उसके पीछे साइंस है। और वो क्या साइंस है हम उसे धीरे धीरे देखने वाले हैं। तो जो आज का पहला टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ संयम एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी संयम क्या होता है, उपयोग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज संयम। अभी बहुत से लोगों के लिए ये शब्द थोड़ा नया होगा, लेकिन आज हम वो समझने वाले हैं। हमें पतंजलि का अष्टांग योग मालूम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें से जो पहले 5 है, 5 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम, ये जो 4 अंग और प्रत्याहार, इनको बहिरंग योग कहते हैं। और जो धारणा ध्यान समाधि है उसे अंतरंग योग कहते हैं। अब ये बहिरंग योग में प्रवेश करने के लिए, बहिरंग योग से अंतरंग योग में आने के लिए प्रत्याहार की जरूरी होती है। प्रत्याहार इज अ गेट, प्रवेश द्वार ऑफ बहिरंग योग टू अंतरंग योग। हम सबको अभी ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक मालूम है, लेकिन जो विभूतिपाद है उसे समझने के लिए अंतरंग योग हमें मालूम करना चाहिए। और ये अंतरंग योग में धारणा ध्यान और समाधि, ये 3 अंग बहुत महत्वपूर्ण है। अभी धारणा यानी क्या, पतंजलि ने क्या बताया, आप में से कोई बता सकते हैं? व्हाट इज धारणा अकॉर्डिंग टू पतंजलि? यस कल्पना जी। फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। देशबंध चित्तस्य धारणा, करेक्ट। अभी ये सोचना पड़ेगा व्हाट इज देशबंध। देशबंध यानी क्या? देशबंध यानी एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें हमें फोकस करना है, उसे देशबंध कर। पहले जो धारणा ध्यान समाधि जो है, उसमें समाधि की जो अवस्था है वो फोकसिंग ऑन ए सेंट्रल पॉइंट है। लेकिन एकदम जो समाधि है उस पे हम नहीं जा सकते, वो धीरे धीरे जाना होता है। इसलिए फर्स्ट धारणा, बाद में ध्यान और बाद में समाधि। इसलिए व्हाट इज धारणा ये पहले हमें समझना चाहिए। अभी ये जो धारणा है वो क्या है, पतंजलि ने बताया देशबंध चित्तस्य धारणा। देशबंध यानी क्या, एक पर्टिकुलर एरिया, उसमें हमें फोकस करना चाहिए। उसके बाद उससे छोटा जो एरिया है वहां फोकस करना है, और लास्ट में एक पॉइंट बिंदु पे फोकस करना है। वो धारणा के लिए जो एरिया रहता है तो कंपैरेटिवली बड़ा रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसकी वजह से आप थोड़ा समझ पाएंगे। आप सभी ने फार्म देखा है, खेती देख
तो क्या होता है, जो फार्मर रहता है वो होशियार रहता है। वो क्या करता है, वो जो बछड़ा है उसको घूमने भी देता है और खेती का नुकसान भी नहीं करने देता है। कैसे? वो फार्मर वो बछड़े के गले में एक रस्सी बांधता है और वो रस्सी का दूसरा एंड जो है उसमें पेक बांध के जमीन में गाड़ देता है, तो बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो बछड़ा है वो घूमता है, वो एरिया में घूमता है जो उस रस्सी की रेडियस होती है, उस एरिया में आसानी से घूम सकता है और वहां जो कुछ ग्रास है वो खा सकता है। वो क्या समझता है, मैं फ्री हूं, मैं टोटली फ्री हूं, मैं कहां भी घूम सकता है। लेकिन फार्मर वो उसको जो रेडियस है उसके अंदर ही घूमने देता है, उसके बाहर नहीं जाने देता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो बछड़े को फ्रीडम भी मिलता है और जो फार्मर है उसका नुकसान भी नहीं होता है। वैसे अपना जो मन है वो बहुत इधर उधर घूमता है, उसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में लाने के लिए कुछ धारणा करना पड़ती है। और वो धारणा क्या है आप सबको मालूम रहेगा शायद, वो ओंकार धारणा। जो ओंकार का इमेज रहता है वो इमेज के ऊपर वो खाली ध्यान देता है और बाकी जो सब चीजें है उसमें वो नहीं ध्यान दे सकता। अभी एक मिनट, हाँ। ओ कॉफी। जो पिक्चर बताया उसमें बताया सिग्निफिकेंस ऑफ संयम, त्रयम एकत्र संयम। वो धारणा, ध्यान और समाधि तीनों मिलके संयम बनता है। लेकिन हम अब धारणा क्या है, ध्यान क्या है और समाधि क्या है ये अब समझने वाले हैं। अभी जो धारणा बताइए उसका एरिया बड़ा होता है, वो बड़े एरिया में हम अपने मन को घूमने देते हैं। जैसा ओंकार का फोटो है, ओंकार ध्यान करते समय हम फोटो की तरफ देखते हैं, लेकिन ओंकार में तू है, ऊपर आधा चंद्र है। अभी ये जो सब मिलके जो ओंकार होता है, इसलिए क्या होता है, इससे अपने मन को घूमने के लिए थोड़ा स्पेस मिलता है। वो ऊपर ओंकार के ऊपर जो चांद है आधा, वहां ध्यान जाता है, अ पे ध्यान जाता है, ऊ पे ध्यान जाता है, और जो ओंकार है वो आप ऊपर यानी बड़े स्पेस के ऊपर हम ध्यान रखते हैं। इसलिए हमारे मन को क्या होता है, अपना मन को लगता है बहुत एरिया है मुझे घूमने के लिए, मैं कहां भी घूम सकता हूँ। लेकिन हम हमारे बुद्धि द्वारा उस मन को कंट्रोल में रखते, एक स्पेसिफिक एरिया में उसको घूमने देते। ओंकार जप करते समय क्या होता है, हम वाणी से, अपनी जुबान से ओंकार कहते हैं, आंखों से ओंकार देखते हैं और कान से ओंकार सुनते भी है। अभी क्या होता है, इससे हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय जो है उसमें से 3 ओंकार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होते हैं। कौन से 3? हमारी टंग, आईज और ईयर। इसलिए क्या होता है, जो अपना मन पंच ज्ञानेंद्रिय द्वारा यहाँ वहां भटकता है, घूमता है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस आता है। और आंखों से हम ओंकार देखते हैं, कान से ओंकार सुनते हैं, वाणी से ओंकार बोलते हैं। इसलिए वो मैक्सिमम जो 3 हमारे ऑर्गन्स है, पंच ज्ञानेंद्रिय, वो हम कंट्रोल में रखते हैं और बाकी के दोनों भी उसके साथ कंट्रोल में आते हैं। इससे पूरा मन कंट्रोल में आता है। मन अपना भटकता कब है, वो आंखों से इधर उधर देखता है, कान से इधर उधर की बातें सुनता है, नाक से तो बेल वो सुन लेता है,
जबान से कुछ भी बोलता है, इसलिए मन भटकता है। मन को कंट्रोल में रखने के लिए फर्स्ट अपने जो पंच ज्ञानेंद्रिय उनको कंट्रोल में रखना पड़ता है, और धारणा की वजह से, धारणा करने से हम अपना मन थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं। मन कंट्रोल में लाना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये समस्या आज की ही नहीं है, बरसों से है, पुरान काल से है। मैंने कल आपको एक उदाहरण बताया अर्जुन और श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण जो गीता बता रहा था अर्जुन को, वो अर्जुन समझ रहा था, लेकिन उसको फॉलो कैसा करने का, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करने का, वो अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए अर्जुन ने पूछा कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरीव सुदुष्करम। यानी मेरा मन बहुत चंचल है, वो चंचल मन स्थिर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, फिर मैं आपकी बातें ध्यान से सुनूंगा और उसके ऊपर अमल करूंगा, इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। भगवान ने क्या बताया? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यानी क्या? निश्चित ही, डेफिनेटली मन कंट्रोल करना बहुत बुरी यानी कठिन बात है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य इन दोनों की वजह से तू तेरा मन पूरा कंट्रोल में ला सकता है। वही जो बात है कंट्रोल में कैसा लाने का, उसका एक तरीका है। क्या? ओंकार जप धारणा। वो धारणा की वजह से इधर उधर घूमने वाला, भटकने वाला मन सम स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहता है, उस पे पूरा नहीं तो थोड़ा कंट्रोल आता है। उसके बाद धारणा के बाद ध्यान आता है। पतंजलि ने ध्यान बताया। ध्यान का डेफिनेशन क्या किया उन्होंने? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। तत्र यानी तब, धारणा करने के बाद, प्रत्यय यानी अनुभव, एक्सपीरियंस, हमेशा के लिए वही अनुभव आना, कंटिन्यूअसली, उसको ध्यान बोलते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको एक दूसरी तरह से दूंगा। हम आप जो पानी की धारा देखते हैं, एक बोतल में पानी लिया और धीरे धीरे वो बोतल से पानी छोड़ दिया, तो क्या है, वो जो धारा रहती है वो कंटिन्यूअस नहीं रहती, बीच बीच में वो ब्रेक होती है। लेकिन अगर हम तेल एक बोतल में लिया और उसका धीरे धीरे नीचे, वो कंटिन्यूअस रहता है, उसमें ब्रेक नहीं रहता है। वैसा ही धारणा और ध्यान में फर्क है। धारणा में क्या होता है? मन कभी कंट्रोल में रहता है, कभी आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वापस कंट्रोल में आता है, बाकी आउट ऑफ कंट्रोल होता है। लेकिन ध्यान में वो पूरा समय तक कंट्रोल में रहता है, एक ही धारा से वो बहता है, दूसरा विचार मन में नहीं आता। इसलिए ध्यान और धारणा में थोड़ा सा फर्क है। धारणा में स्पेस ज्यादा रहता है और बीच बीच में मन स्थिर नहीं रहता, ब्रेक होता है, इधर उधर भटकने लगता है, वापस जगह पे आता है, पुनः भटकने लगता है, पुनः वापस आता है। ऐसा धारणा में होता है। लेकिन ध्यान में सलग तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, कंटिन्यूस वही एक्सपीरियंस आता है, इसलिए उसे ध्यान कहते हैं। अब ये धारणा, ध्यान और उसके आगे समाधि है। समाधि के बारे में क्या बताया पतंजलि ने? तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। तदेव, तदेव इसी तरह से, तदेव इस प्रकार से, अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, यानी जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, वो ही हमें दिखता है, बाकी जो सब चीजें हैं वो हम भूल जाते हैं, उसे फॉरगेट होता है हमें। और वो जो ध्यान का ऑब्जेक्ट है उसमें हम इतना समा जाते हैं कि खुद को भी भूल जाते हैं, यानी ओनली द ऑब्जेक्ट। पतंजलि ने बताया तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। स्वरूप शून्यम इव, इसका मतलब ध्यान में रखना चाहिए। शून्य यानी जीरो, अपना स्वरूप भूल जाना, लेकिन पूरे तरह से हम भूलते नहीं,
हम तो क्रिया करते रहते हैं, समाधि धारणा ध्यान हम करते हैं, इसलिए वो क्या बताए, स्वरूप शून्यम इव, यानी टेंड्स टू। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको मालूम रहेगा व्हाट इज द टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी वो सब बड़ी बात, उसके और जाने वाले जो चीज है उसको टेंड्स टू इन्फिनिटी बोलते हैं, और जीरो की तरफ जो जाने वाली चीज है उसे टेंड्स टू जीरो बोलते हैं। वैसा ही अपना स्वरूप, अपना खुद का ध्यान भूलने का जो तरीका है उसे समाधि कहा है। यानी धारणा यानी देशबंध चित्तस्य धारणा, उसके बाद तत्र प्रत्यय एकता नता ध्यानम, और एंड में तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। यानी धारणा, उसके बाद ध्यान, और अंत में समाधि रहती है। लेकिन पतंजलि ने उसके आगे बताया है त्रयम एकत्र संयमः, ये तीन जो चीजें है वो एक होने के बाद ही संयम होता है। तो संयम यानी का धारणा प्लस ध्यान और समाधि इज इक्वल टू संयम। अभी ये फिगर में बताया, धारणा प्लस ध्यान प्लस समाधि इज इक्वल टू संयम। और नीचे जो फिगर बताइए उसमें क्या है, वो आउटर सर्कल जो है उस वहां धारणा है, आउटर सर्कल धारणा की है, जो इनर सर्कल है वो ध्यान का है, और जो सेंट्रल पॉइंट है वो समाधि है। यानी जो धारणा है उसका जगह एरिया बड़ा होता है, ध्यान में और कम होता है, और समाधि में बिंदु की तरह एज अ पॉइंट हम फोकस करते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। ये तीनों मिलके जो संयम है, त्रयम एकत्र संयमः, ये होता है। अभी ये बातें जो है वो समझने के लिए थोड़ा इजी है, लेकिन करने के लिए, फॉलो करने के लिए डिफिकल्ट है। इसलिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए पतंजलि ने जो बहिरंग योग बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो है उनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए। अगर वो किया तो ये धारणा, ध्यान, समाधि बहुत इजी हो सकती है। कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि समाधि कितने देर में लगती है, कितना टाइम लगती है, कैसे लगती है। ये समझाने के लिए ठीक है, लेकिन फॉलो करने के लिए उसका बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन पतंजलि ने उसका तरीका बताया है, उस तरीके से किया तो जल्दी हो सकता है। अगर वो तरीके से नहीं किया तो कभी भी नहीं होगा। इसलिए ये जो संयम है हमें पूरा समझ लेना चाहिए। संयम यानी क्या? धारणा प्लस ध्यान प्लस समाधि। धारणा यानी बड़ा स्पेस, आउटर सर्कल, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसमें प्रगति होने के बाद हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं, और ध्यान में वो स्पेस कम हो जाती है, कंसंट्रेशन ठीक होता है, कंटिन्यूस होता है, तैलधार के समान होता है। और अंत में समाधि, समाधि यानी खुद को भूल जाना। अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम, अपना जो स्वरूप है वो पूरा भूलने के बाद समाधि प्राप्त होती है। इसलिए समाधि आसान चीज नहीं है। वो क्या बोलते मालूम है ना, नामुमकिन नहीं, मुमकिन है, लेकिन उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसा ये दो त्रयम एकत्र संयम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये समझने के बाद हम विभूतिपाद आगे समझ पाएंगे। मैंने आप थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। किसी को अगर क्वेरी होगी, कुछ प्रश्न पूछना है इसके ऊपर, आप पूछ सकते हैं। कल्पना जी, एनी क्वेश्चन? नो सर, आप वैसे ही शब्दों को हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो ये लग नहीं रहा है कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। एक स्पिरिचुअल लेवल पे ही आप हमें समझा रहे हैं
तो हमारे सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं सर। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच। ओके ओके सर यस या तो ये कंपैरिजन ठीक है कि नहीं पता नहीं है, ऐसे हाँ। पूछ रही थी। जैसे हम पहले शीतकारी करते हैं, शीतकार करेक्ट। सपोज इसको धारणा समझ लेते हैं ऐसे ही। हाँ और ये शीतली है, हाँ द एरिया इज लेसर, हाँ सो उसको ध्यान समझ के फिर लास्ट में उज्जयी प्राणायाम करते हैं ना, हाँ सिंगल पॉइंट ही रहता है ना। हाँ तो मतलब क्या कंपैरिजन ठीक है कि नहीं है पता नहीं है। विजय सर आपकी क्या राय है इसके बारे में? नहीं है क्या? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस में पता नहीं, वो कंपैरिजन ठीक है नहीं है मुझे पता नहीं, ऐसे ही कौन सा भी इट कैन कौन बी सा भी एग्जाम्पल अगर हमें पसंद आता है और उसकी तरफ से इन दैट डायरेक्शन थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, तो वो सही है। अभी जो आपने बताया शीतकारी, शीतली और उज्जयी, अगर आपकी सोच है कि बड़े एरिया से हम छोटा एरिया जा रहे हैं, हाँ। हमारा कंसंट्रेशन हो रहा है, तो एग्जाम्पल ठीक है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। कनिष्का जी एक और मैं और एक उदाहरण दे सकता हूँ। यस जरूर जैसे अभी आप लोग कोई आसन करते हो, समझो तिर्यक ताड़ासन है या तिर्यक भुजंगासन है, यू आर गिविंग योर स्ट्रेच टू योर लेफ्ट साइड। दिस इज अ होल एरिया इज अ लीनियर अवेयरनेस। लीनियर अवेयरनेस मीन्स आपके हाथ के पास से आपका फोर आर्म, आपका ट्राइसेप, योर आर्म पीट, योर एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड योर लंबर रीजन। दिस इज होल lateral awareness. Okay, this is a lateral awareness means you are in dharana, and you are, while you are taking inhalation in ujjayi, the pointed awareness is here. Pointed awareness, very less place, बहुत ही छोटी जगह है, बहुत ही सटल है। Like that we can say this, and as our senior teacher and educator Sawant sir told earlier, तैल धारव्य दीर्घ घंटा निनादवत, तेल की धारा की जैसा सॉफ्ट, स्मूथ, लंबा और लॉन्गर टाइम होना चाहिए। तेल की धारा देखिए एकदम स्मूथ और लॉन्ग और सॉफ्ट होता है। उसी तरह आपको अगर कोई कंसंट्रेशन करते हो तो आपको उस तरह से अनुभव मिलता है। एक छोटा सा और उदाहरण, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जब खेलने जाते हैं तब उसके दिमाग में एक ही रहता है, बॉल मेरे बैट के ऊपर किस तरह से आएगा और उसमें उसको मैं किस तरह से प्लेट करूंगा, चौका मारूंगा या राइट में लेफ्ट में मारूंगा। कॉन्सेंट्रेशन। एंड इसके भी आगे महर्षि पतंजलि बता रहे हैं धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, वो तो बहुत ही आगे वाला है। थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस टू एक्सप्रेस माय थॉट्स। थैंक यू सर। अभी विजय सर ने क्रिकेट का उदाहरण दिया, वो मैं इस संयम के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे जो इंडिया की टीम रहती है उसमें रोहित शर्मा है, बुमराह है, विराट कोहली है और बहुत सारे प्लेयर है। वो क्या बोलते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अलग अलग नाम है, लेकिन हम जो संयम बोल रहे हैं वो उसको हम टीम इंडिया बोलते हैं। जैसे टीम इंडिया में सबका समावेश होता है, वैसा संयम में धारणा, ध्यान और समाधि का समावेश होता है। एक उदाहरण देना मैं भूल गया, कहने वाला था मैं, लेकिन विजय सर ने अभी वो बात निकली इसलिए मैं वापस सुन। तो आपको समझ में आया व्हाट इज संयम? ओके, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज परिणामवाद। ये परिणामवाद है वो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, इसलिए हम खाली उनका नाम देखेंगे और उसके बारे में थोड़े से ज्यादा मालूमात लेंगे।
क्योंकि ये पूरा बताने के लिए 1 घंटा भी कम पड़ने वाला है। अभी परिणामवाद क्या है? 3 परिणाम है जो हमें संयम करने से प्राप्त होते हैं। अभी इसमें दिया है व्युत्थान निरोधयो संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। अभी ये बहुत बड़े वर्ड है, उसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम आज ये मैं आपको समझा दूंगा बाद में, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब जैसे जैसे हमारा बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगा वैसे वैसे ये सब वर्ड्स हमारे अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये जो परिणामवाद है उसमें 3 परिणाम होते हैं, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। ये जो 3 परिणाम है, ये परिणाम हम जो संयम है उससे पाते हैं। और शॉर्ट में बताऊंगा व्हाट इज निरोध परिणाम। निरोध यानी कंट्रोल। वो परिणाम यानी एक संस्कार विरहित क्षण है। कैसा देखो, हर एक आदमी के मन में दिन भर में मिनिमम 50 to 60,000 थॉट आते हैं, मिनिमम। अगर वो ज्यादा सोचने वाला रहते उसके मन में दिन भर में इससे ज्यादा थॉट्स आते। पहला थॉट आया और वो पूरा होने के बाद दूसरा थॉट जो निर्माण होता है, दूसरा थॉट, उसके बीच में का जो क्षण है, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, उसे निरोध परिणाम कहता है। वो बहुत छोटा रहता है। हम सोच भी नहीं सकते कि हर एक आदमी के मन में दिन भर में 50 to 60,000 थॉट्स आते, लेकिन सब थॉट्स एक साथ नहीं आते। एक थॉट पूरा होने के बाद दूसरा थॉट निर्माण होता है, वो पूरा होने के बाद तीसरा थॉट निर्माण होता है। ये जो 2 थॉट्स है उसके बीच में का जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है उसको निरोध परिणाम कर रहा है। निरोध यानी कंट्रोल, थॉट का कंट्रोल, लेकिन वो कैसा कितना होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, पॉइंट नॉट सेकंड्स का है। तो चल अभी आप देखो, दिन में 24 आवर्स रहते हैं, हर एक आवर्स में 60 मिनट्स रहते हैं और हर एक मिनट्स में 60 सेकंड्स रहते हैं। और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बोले तो कितना होता है? अपने मन को बहुत बहुत कम विश्रांति मिलती है, नहीं तो कंटिन्यूअस हमारे मन में विचार चलते हैं। जो सेल्फिश होता है उसके मन में बहुत ज्यादा विचार आते हैं, और जो निरोध क्षण है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जिसमें विचार नहीं होता, वो बहुत कम आते। लेकिन जो योगी होता है वो ठीक तरह से सोचता है, मन में कंट्रोल रहता है, चित्त वृत्ति कंट्रोल में रखता है, उसके मन में भी विचार आते हैं, लेकिन ये जो निरोध क्षण है, एक विचार आने के बाद दूसरा विचार जो आता है उसमें जो टाइम रहता है वो ज्यादा रहता है, इसलिए वो मन की शांति पाता है। मन डिस्टर्ब क्यों होता है? एक के बाद दूसरा विचार कंटिन्यूअस चलता है, उसमें गैप नहीं रहते, इसलिए मन अशांत रहता है। योग की संयम की वजह से हम दोनों थॉट में का डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं और मन को शांति दे सकते हैं, उसे निरोध परिणाम कहा है। उसके बाद में आता है समाधि परिणाम। समाधि परिणाम यानी क्या? समाधि परिणाम यानी कॉन्सेंट्रेशन निर्माण होना। कोई भी चीज पे जो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन का पीरियड बढ़ा तो उसको समाधि परिणाम कहते हैं। और उसके आगे है एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता परिणाम यानी क्या? अतीत और अनागत। अतीत यानी पास्ट, अनागत यानी फ्यूचर। ये दोनों को समान इक्वल हम ट्रीट करते हैं। अब ये समझने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा, लेकिन खाली ये बात ध्यान में रखो। व्हाट इज एकाग्रता परिणाम? पास्ट एंड फ्यूचर, इसमें इक्वल एक्सपीरियंस आना, ये जो बात है इसको हम एकाग्रता परिणाम कहते हैं। और ये तीनों को, कौन से? निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, इन तीनों को परिणामवाद ऐसे कहा है।
ये मैं अभी डिस्कशन पूरा नहीं हो गया, आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा मुझे मालूम है, लेकिन आज आप सब ओनली एक शब्द जो है वो ध्यान में रखो। बाद में धीरे धीरे जैसी जैसी अपनी समझ बढ़ेगी, जैसे जैसे पातंजल योग सूत्र का आप अनुभव करेंगे, वैसे वैसे ही आपको समझ में आएगा। ओके, कौन से 3 परिणाम है? निरोध परिणाम, समाधि और एकाग्रता। फर्स्ट निरोध परिणाम, बाद में समाधि परिणाम और बाद में एकाग्रता परिणाम। ओके, we will go to next. अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है धर्म एंड धर्मी। अभी ये शब्द भी आपको नया होंगे, अगर परिचित हो गए तो उसका अर्थ हमें अलग लगेगा। व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज धर्मी? व्हाट इज धर्म? धर्म यानी ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वगैरह नहीं है। धर्म यानी नेचर, स्वभाव। हर एक आदमी का अलग अलग स्वभाव होता है। और धर्मी यानी क्या? वो धर्म धारण करने वाला जीव। यानी धर्म यानी स्वभाव और धर्मी यानी वो धर्म का जो धारण करता है, जिसका वो धर्म रहता है, स्वभाव रहता है, उसे धर्मी कहते हैं। श्लोक सूत्र में क्या बताया है? शांतोदितो अव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। यानी क्या? The features of the present, past and future are innate in being. हर एक आदमी में, हर एक धर्मी में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर रहते ही है। कैसे रहते हैं? अभी मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हम फूल देखते हैं, वो फूल का पास्ट क्या होता है? कली। और फ्यूचर क्या होता है? फ्रूट। कोई भी देखो, ये जो 3 अलग अलग स्थितियां है वो धर्मी में रहती ही है, लेकिन वो बाद में प्रकट होती है। इसलिए धर्म एंड धर्मी क्या है? धर्म यानी स्वभाव, नेचर, एंड धर्मी नेचर धारण करने वाला। इतना ही आज हमें काफी है। अभी जो नेक्स्ट वर्ष है वो क्या है? परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। परिणाम त्रय संयम। अभी हम 3 परिणाम देख चुके हैं, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम और निरोध परिणाम। ये 3 जो परिणाम है उनके ऊपर संयम करने से, उनके ऊपर धारणा ध्यान समाधि लगाने के बाद क्या होता है? अतीत अनागत ज्ञानम। अतीत यानी पास्ट, जो होके गया है, वो गुजर गया है हो, और अनागत जो आने वाला है, अनागत अभी तक नहीं आने आया है लेकिन आने वाला है। अनागत का मतलब फ्यूचर। ये तीनों परिणाम के ऊपर संयम करने से क्या होता है? अतीत अनागत ज्ञानम। अभी हमें से बहुत से लोगों को अपने जन्म में बचपन से क्या हुआ है वो मालूम होता है, लेकिन 5 जन्म क्या होता है वो नहीं मालूम होता है। और अनागत आगे क्या होने वाला है हमारे लाइफ में वो भी मालूम नहीं होता है। लेकिन ये 3 संयम पे, 3 परिणाम के ऊपर हम अगर संयम करेंगे, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, हम अगर संयम करते हैं तो हमें भूत का ज्ञान भी होता है, पीछे जो चीजें हो गई है उसे हमें ज्ञान होता है, और आगे क्या होने वाला है वो भी हम समझते हैं। अभी देखो, हम कभी कभी सुनते हैं इसने जो भविष्य बताया है वो सही हो गया है। पहले 20-30 साल के पहले लोग भविष्य में बहुत रुचि रखते थे, हमारा आगे का फ्यूचर का है, और बहुत से भविष्य बताने वाले भी थे जिनमें से 5-10% उनका सच निकलता था। वो हमें लगता है कैसे क्या बताते हैं, लेकिन ये साइंस है। अतीत अनागत ज्ञान
बताने का साइंस है, जो संयम है। और संयम किस पे करना चाहिए? तीनों परिणाम पे। ये तीनों परिणाम के ऊपर संयम करने से हमें अतीत और अनागत ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें क्या लिखा है देखो, व्हेन वन practices on समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम and निरोध परिणाम, he receives the knowledge of the past and the future. That is, he can be able to see the past and foretell the future. अब ये फिगर बताइए, फिगर में तीनों परिणाम दिए हैं, उसके ऊपर संयम किया तो क्या होता है? अतीत एंड अनागत। ब्लैक जो है वो अतीत है, और जो ये अनागत भविष्य, उसका क्या होता है? ज्ञान होता है। यानी निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, इन तीनों के ऊपर संयम करने से, धारणा, ध्यान, समाधि लगाने से हमें भविष्य का, फ्यूचर का नॉलेज मिलता है, और भूतकाल जो हो गया है उसका भी नॉलेज मिलता है। अभी सब, हमें सब, बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा ये क्या है, लेकिन ये साइंस है। इसमें 100% साइंस है, बिल्कुल दूसरी कोई बात नहीं है। लेकिन वो समझने वाला चाहिए। हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, आगे भी और समझेंगे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करेंगे। ओके, एनी डाउट? सर समाधी परिणाम आणि एकाग्रता परिणाम पुन्हा सांगा ना. हाँ, समाधी परिणाम आणि एकाग्रता परिणाम पुन्हा सांगा. निरोध समाधी परिणाम म्हणजे एकाग्रतेचा उदय होतो. सुरुवातीला काय सांगितलेलं? निरोध परिणाम म्हणजे संस्कार विरहित क्षण, दोन विचारामधलं अंतर, ज्यामध्ये अजिबात विचार येत नाही, त्याला म्हटलेलं आहे निरोध परिणाम. निरोध म्हणजे कंट्रोल, दोन विचारामध्ये कंट्रोल आलेला है। और बाद में जो बताया वो समाधि परिणाम। तो समाधि परिणाम में क्या होता है? कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। जैसा जैसा कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसा वैसा मन शांत हो जाएगा, और मन को बहुत सारा नॉलेज अपने आप मिलता है। और बाद में एकाग्रता, एकाग्रता भी यहाँ हम समझेंगे, एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन वैसा नहीं है। एकाग्रता परिणाम क्या है? भविष्य, भूत और वर्तमान, इनका समान अनुभव। अभी ये समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है। समान अनुभव जो आता है, मैं आपको अभी बताया, जो फूल है वो पहले कली होती है, बाद में उसका फ्रूट में कन्वर्शन होता है। यानी भूत, भविष्य, वर्तमान, भविष्य, ये समान जो समझते हर एक आदमी। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ यहाँ, ये मैं हर बार बोलते रहता हूँ कि भूत भविष्य, मेरा मोबाइल में भी दिखाता हूँ, ये प्लास्टिक का कण था, ये अभी ये मोबाइल है, अभी ये टूटने के बाद फिर वो ये हो जाएगा। मतलब क्या, कल ही बताया सर आपने। यही मेरे पे विश्वास ही नहीं करते। विजय सर कुछ भी बताते हैं, ऐसे बोलते नहीं, अभी वो जैसे जैसे समझ जाएंगे ना, वैसे वैसे उनके ध्यान में आएगा। वो बोलेंगे विजय सर इज वेरी ग्रेट। मैं वापस से क्रिकेट का उदाहरण दे रहा हूँ विजय सर आपके लिए। हाँ, इट्स अ फैक्ट। तो कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपकी स्तुति नहीं करता हूँ। That itself is great, sir. सुरेश सर, हाँ, इतकं कॉम्प्लिकेटेड मॅटर इतकं इझी करून दाखवत आहेत. That is the greatness in you, sir. ओके ओके ओके। लेकिन मैं विजय सर के बारे में एक बताना चाहता हूँ। अभी उन्होंने क्रिकेट का विषय निकाला है, मुझे भी थोड़ी सी रुचि है उसमें। जब हम 20-25 साल के थे, तब एक नया क्रिकेटर इंडिया में आया था। उनका नाम था सुनील गावस्कर। और उन्होंने आने के बाद ही इतने रिकॉर्ड किए कि उनका नाम लिटिल मास्टर हो गया। आपको मालूम रहेगा शायद। बहुत सारे जो पुराने क्रिकेटर थे, इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के, वेस्ट इंडीज के, वो समय टीमें बहुत बड़ी समझ जा रही थी, और उन्होंने एक गावस्कर को नाम दिया था लिटिल मास्टर। वैसे ही विजय सर योगा में लिटिल मास्टर है। अरे योग समझने में लिटिल नहीं है, बड़ा मास्टर सर, बड़ा मास्टर। मैं आगे बोल रहा हूँ, सुनो। हाँ, 70-75 साल के बाद भी योगा में पूरा इन्वॉल्व होने के बाद भी इतना नॉलेज नहीं आता, इतनी इफिशिएंसी नहीं है। वैसी
आज इफिशियंसी नॉलेज विजय सर में है एट द एज ऑफ 45। ये 45 एज योग की समय, योग की जगह योग में बहुत बहुत कम है। अयंगार 92 ईयर्स के हुए, मैं उनको मिला हूं, उन्होंने भी कुछ चीजें मुझे बताई है, पुणे में मैं मिला उनको, तो उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि विजय सर लिटिल मास्टर है योगा में। है? बस मुझे इतना ही कहते हैं। अभी आप देखो क्या मीनिंग निकालने का है। ओके चला। ओके हाँ हाँ, अभी नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम। भूत रूत ज्ञानम। अभी नेक्स्ट चैप्टर है नॉलेज ऑफ भूत रूत। उसका वर्ष क्या बताया पतंजलि ने? शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात संकरत तत्प्रविभाग संयमात भूत रूत ज्ञानम। अभी ये भी वर्ष बहुत बड़ी है। मैं विजय सर को रिक्वेस्ट किया था कि हाँ स्टूडेंट को बोलो कि अपने साथ वो जो पतंजलि योग सूत्र का छोटा किताब है वो रखो। अभी शायद आपके पास होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस पीपीटी में इस सब समझ लेना बहुत मेरे के लिए डिफिकल्ट था, इसलिए मैं खाली वो सूत्र दिया है और उसका मीनिंग दिया है। अभी क्या है ये सूत्र? शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात संकरत तत्प्रविभाग संयमात भूत रूत ज्ञानम। पहला हम देखेंगे भूत क्या होता है, रूत क्या होता है। आपकी समझ में व्हाट इज भूत? कल्पना, कैन यू टेल मी? सर पास्ट हमारा भूतकाल गुजरा हुआ मेरी समझ से। नो इट इज नॉट सो। ओके बलराम सर? भूत म्हणजे पास्ट ना सर? नो सर संस्कृत में हर एक शब्द के बहुत से मीनिंग होते हैं। अरे पंचमहाभूत भूत। पंचमहाभूत। ओ इसलिए मैं बीच में आपको पूछना चाहता हूँ, अपने आप से आपको क्लियर होगा। भूत यानी प्राणी मात्र। हम भी भूत है। बचपन में हमें बताया जा रहा था भूत आया, हम डरते थे उसको। लेकिन भूत का मीनिंग क्या है? भूत का मीनिंग एवरी बीइंग जो जीवित है, प्राणी मात्र, वो आदमी भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, चींटी भी हो सकती है, उसे भूत कहा है। समझ में आया सबके? और रूत का मीनिंग क्या है? व्हाट इज रूथ? रूथ यानी उसका बोलना, उसका स्पीच। अब आदमी, हम इंसान जैसे बोलते हैं वैसे हर एक बीइंग बोलता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कम रहती है, इसलिए उसके भाषा कम रहती है। आदमी छोड़ के जो सब जीव है उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इसके आगे वो जाते नहीं, इसलिए उनकी लैंग्वेज शॉर्ट होती है। अब ये भूत और रूत, हर एक जीव की भाषा हम कैसे समझते हैं, ये पतंजलि ने यहां बताया। समझ में आया व्हाट इज भूत और रूत? क्या बताया उन्हें? शब्द अर्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात संकरत तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रूत ज्ञानम। यानी अभी यहां मीनिंग दिया है, एज द नॉलेज ऑफ द वर्ड, its meaning and its experience is entangled in each other. The practitioner has mental confusion. However, when he concentrates on that word, he understands all its different parts. Thus, he realizes sound made by different beings and can be able to understand their speaking. बलराम सब ध्यान में आया क्या है?
संयम करने के बाद हर एक जीव की भाषा हम जान सकते हैं। कैसे? उसका क्लासिफिकेशन, हर एक वर्ड जो होता है वो वर्ड का मीनिंग होता है। वर्ड के मीनिंग के बाद उसका एक्सपीरियंस भी होता है। अभी हम उदाहरण लेंगे, माँ, हर एक को माँ होती है। माँ ये वर्ड है, माँ से ये वर्ड्स उच्चार करने के बाद हमें माँ की अनुभूति भी आती है और कुछ कंफ्यूजन नहीं रहता है। माँ ये वर्ड से हमें हमारी माँ याद आती है। अगर हमारे पास है तो ठीक है, दूर है तो भी, गुजर गई तो भी याद आती है। और उसका एक्सपीरियंस, माँ ने हमें जो प्यार दिया है वो माँ सामने नहीं रहने के बाद भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसका। वैसा ही वो जो भूत है, अन्य जीव है, उसका वर्ल्ड, उसका एक्सपीरियंस हमें उसकी भाषा की जानकारी देता है। अभी देखो, विलेज में, देहात में बहुत से प्राणी रहते हैं। जो फार्मर रहता है वो अकेला नहीं रहता है, उसके साथ कुत्ता रहता है, गाय भैंस रहते हैं, और कोई छोटे मोटे जीव रहते हैं। वो उनके सामने रहता है, एक साथ रहते हैं। वो उनको कुछ डिफिकल्टी आई, वो हमारी भाषा में बोल नहीं सकते, लेकिन जो उच्चार करते हैं, जो बोलते हैं उनकी भाषा में, वो फार्मर को समझता है उसको क्या तकलीफ है, क्योंकि फार्मर को उनका एक्सपीरियंस रहता है। अभी कोई कुत्ता रहेगा उनके पास, डॉग रहेगा, उसको कुछ बीमारी आई, वो रोता है। वो रोने के बाद वो फार्मर समझता है उसको क्या बीमारी है, वो समझता है इसको कुछ तो भी बीमारी है, और नजदीक जाके उसे पूछताछ करता है, उसको हमारी भाषा में बोलता है, वो उनकी भाषा में वो समझाता है, और फार्मर समझ जाता है, उसका इलाज करते हैं। देखो विजय सर, आपने अनुभव किया होगा। तो क्या है, शब्द प्रत्यय, शब्द यानी वर्ड, उसका एक मीनिंग और उसका एक्सपीरियंस, इनके ऊपर संयम करके हम किसी भी प्राणी की भाषा समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन हम इस पे भी संयम किया, आपने संयम किया तो आपकी समझ में आ जाएगा। श्रद्धा जी है क्या? समझ में आया कि कुछ? श्रद्धा देशपांडे। सर प्लीज रिपीट सर, एक बार और वापस प्लीज सर संयम यहाँ पे कैसा है, रिपीट प्लीज। देखिए विजय सर क्या बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बताई हैं कि आप अगर किसी के ऊपर संयम करते हो तो आपके हाथ में या वशित्व, ईशित्व बोलते हैं ना, कंट्रोल आ जाता है। जैसे एक बलेशु हस्तिनी करके एक सूत्र है। तो आप अगर हाथी के ऊपर भी आप अगर कंट्रोल करते हो, संयम करते हो, तो आपकी उसकी जैसी आपको ताकत आने लगती है। मतलब एक प्रकार से क्या है कि आपका संयम, if you are very powerful और very higher level on संयमा, धारणा, ध्यान, समाधि आप करते हो तो आपको बहुत सारी पावर मिलेगी। आपकी जो रोग है वो तो निकल जाएंगे, वो तो छोड़ दो। तो all diseases are removed by that संयमा, but after that you will get the more power to heal others also। दूसरों के ऊपर कंट्रोल, दूसरों के ऊपर आपका ये आ जाएगा, एक प्रकार से नियंत्रण आ जाएगा, और उसकी ताकत आप ले सकते हो। जैसे बहुत सारे रामायण, महाभारत, जो पौराणिक कथाएं देखिए, रामायण में ज्यादा है, हनुमान जी ऐसे छोटे बन जाते हैं तो बड़े भी बन सकते हैं। महिमा, गरिमा, पैर अगर जमीन के ऊपर काट दिया तो कोई भी बंदा उसको उठा नहीं सकता, इतनी ताकत, इतना हेवी नेस वो पैर में आ जाता है। अंगद की कथा है वो, है अपने सिलेबस में है आगे वो। हाँ नहीं मतलब क्या है कि वो समझने के लिए मैंने बता दिया, सॉरी फॉर। नहीं ठीक है ना। चले अभी इसका दूसरा एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। कल हमने देखा, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम भावना तस् चित्त प्रसादन। चित्त प्रसादन करके जो अलग अलग 7 तरीके,
उसका परिणाम भी पतंजलि ने बताया। क्या बताया है? परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकार। परमाणु यानी छोटी चीज, और परम महत्वांश बड़ी से बड़ी चीज, वो दोनों पे हम कंट्रोल ला सकते हैं। इतना योगा में, संयम में पावर है, लेकिन उसकी अनुभूति लेनी चाहिए। बहुत सारी बातें बताने वाली है, लेकिन हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। अभी आज का टाइम हो गया है, मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। विजय सर। यस यस